नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वदेश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड आज राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाहों के विकास से संबद्ध विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में 5 लोगों की मौत और कई घायल। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। महाअष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए सर्विसेज 24 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। और बांग्लादेश में सिलहट में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में भारत और मलेशिया के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। राजस्थान में जोधपुर वायुसेना केंद्र पर समारोह आयोजित हुआ। इन हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को प्रचंड नाम दिया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस हुई थी और इस मांग को पूरा करने के लिए 2 दशकों से प्रयास किए जा रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। LCH का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। LCH दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से अथाह स्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों में 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं और इनमें राडार से बचने की विशेष क्षमता है। इनकी अन्य विशेषताओं में हर मौसम के अनुकूल काम करना, सुरक्षा कवच, रात में हमले की क्षमता और दुश्मन का पीछा करते हुए सटीक निशाना लगाना शामिल है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 550 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और 6500 मीटर तक ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों, 70 mm रॉकेट और 20 mm की बंदूक की सुविधाओं से युक्त हैं। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कई तरह की भूमिकाएं निभा सकते हैं। इनमें युद्ध के दौरान तलाश और बचाव, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करना और जंगल तथा शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए काम करना शामिल है। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने इस साल मार्च में 15 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति मिलेगी।
एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो, या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह LCH हो। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसायटी परिसर में 1330 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ये पहली गुजरात यात्रा है। इससे पहले आज सवेरे श्रीमती मुर्मू ने साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद थे। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि महात्मा गांधी की पावन धरती की यात्रा ने उन्हें अमिट विश्वास और प्रेरणा दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। शाम को वे गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी। अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में वे शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह के आज से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर दौरे को देखते हुए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीनगर, बारामूला, राजौरी तथा अन्य इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री कल राजौरी में और इससे अगले दिन बारामूला में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू पहुंचने के बाद उनके कुछ प्रतिनिधि मंडलों से मिलने की संभावना है। कल अमित शाह दुर्गा नवमी के शुभ अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे राजौरी की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह जम्मू क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी रखेंगे। कश्मीर घाटी में गृह मंत्री 5 अक्टूबर को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कश्मीर क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। श्री शाह श्रीनगर में 5 अक्टूबर को दोपहर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। 5G सेवाओं से आम लोगों को कई फायदे होंगे। अगली पीढ़ी की तेज गति की 5G सेवाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग प्रणाली सहित विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक परिवर्तन होंगे। 5G प्रौद्योगिकी से 4G के मुकाबले स्पीड में 10 गुना और स्पेक्ट्रम कुशलता में 3 गुना वृद्धि होगी। 5G सेवाओं की शुरुआत से भारत ये प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इन देशों में अमेरिका, कोरिया, ब्रिटेन, जापान और चीन शामिल हैं। इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से आपदाओं की निगरानी, कृषि और गहरी खदानों तथा ऑफशोर गतिविधियों जैसे खतरनाक औद्योगिक कार्यों में मानव की भूमिका न्यूनतम करने में मदद मिलेगी। 5G सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में नई दिल्ली में एक समारोह में किया था। एयरटेल ने 8 शहरों में इन सेवाओं की शुरुआत की है। इनमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और वाराणसी। रिलायंस जियो दीपावली तक 5G सेवाएं आरंभ करेगा। नई दिल्ली में चल रही इंडियन मोबाइल कांग्रेस में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 6 महीने में देश के 200 से अधिक शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 5G सेवाओं की शुरुआत न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया के लिए निर्णायक क्षण बनने जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बिहार में मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड और ओडिशा में दामनगर हैं। अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को जारी की जाएगी। मतदान अगले महीने की 3 तारीख को होगा और मतगणना 6 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने आज से आकाशवाणी पर वर्षभर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 52 कड़ियां होंगी और प्रत्येक की अवधि 15 मिनट की होगी। ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और आकाशवाणी के प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। देश भर की 23 भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ये कार्यक्रम देश भर के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी चुनावी प्रक्रिया पर एक विशेष विषय पर आधारित होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन घोषित किया। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि आयोग मतदान में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक वसुधा गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मतदाताओं से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी शामिल की जाएगी। इसका उद्देश्य मतदान के लिए पात्र सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करना, ताकि वे उम्मीदवारों के चयन में सूझबूझ से निर्णय ले सकें। प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों के साक्षात्कार और निर्वाचन आयोग की स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन टीम द्वारा लिखित गीतों को हर कड़ी में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मतदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है और अपने सुझाव दे सकता है। 15 मिनट का ये कार्यक्रम विभिन्न चैनलों पर शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम की पहली कड़ी इस महीने की 7 तारीख को प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, न्यूज ऑन AIR ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज सुबह हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB में आयोजित स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने NFDB के परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने NFDB में स्वच्छ भारत क्रियान्वयन और बोर्ड की गतिविधियों की भी समीक्षा की। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड आज राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाहों के विकास से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में 5 लोगों की मौत और कई घायल।
निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। महाअष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए सर्विसेज 24 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर और बांग्लादेश में सिलहट में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में भारत और मलेशिया के बीच मैच जारी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औरई कस्बे में कल रात दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में 2 बच्चों और एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 67 लोग घायल हुए। पुलिस के अपर महानिदेशक रामकुमार ने घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों के विशेष जांच दल का गठन किया है। 67 घायलों में से आग में झुलसे 42 लोगों को वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। शेष घायलों का गोपीगंज में उपचार किया जा रहा है। भदोही जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने बताया है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 5 तारीख से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। वे पहली बार न्यूजीलैंड यात्रा पर जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर भारतीय समुदाय के लोगों की विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए उनका अभिनंदन करने के लिए ऑकलैंड में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में उनके साथ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न भी होंगी। दोनों नेता आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक डाक टिकट इंडिया एट 75 जारी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को भी लॉन्च करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा और सिडनी जाएंगे। ये इस वर्ष उनकी दूसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से मधुर वोयल गलियारा परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। ये चेन्नई पोर्ट ट्रैफिक के लिए एक विशेष माल ढुलाई गलियारे के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इससे बंदरगाह पर प्रतीक्षा समय में 6 घंटे तक की कमी आएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि 20.5 किलोमीटर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के प्रस्तावित एलिवेटेड हिस्से का विकास 5,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावास दिवस है। नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्राकृतिक वास पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। श्री पुरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने प्राकृतिक आवासों की देखभाल और संरक्षण पर काफी ध्यान दिया है। इस वर्ष के विश्व पर्यावास दिवस की थीम है दूरी का ध्यान रखें, किसी को पीछे मत छोड़ें और पीछे मत रहें। इस वर्ष की थीम के बारे में श्री पुरी ने कहा कि इससे अधिक उपयुक्त संदेश नहीं हो सकता। उन्होंने विकास का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर दिया। श्री पुरी ने कहा कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो विरासत में मिले आवास को और बेहतर बनाए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,011 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। वर्तमान में 37,126 रोगियों का इलाज चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए कोविड जन आंदोलन कोविड के विरुद्ध युद्ध में विजय की जानकारी लेकर आए हैं। भारत ने दुनिया में कोविड महामारी के विरुद्ध सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। देश में निर्मित कोविड के 2 टीकों के साथ भारत ने महामारी के विरुद्ध लड़ाई को अंतिम चरण में ले जाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसने केवल 18 महीनों में 200 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। ये संभवतः ज्ञान, नवाचारों और आपसी सहयोग का उपयोग करते हुए मानवता की लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी।
76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, जो कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर उपलब्धियों के साथ कोविड महामारी से निपटने में सफल रहा है। We all already on course to build an Atmanirbhar Bharat. In India, that would have realized its true potential. The world has seen a new India rising in recent years. More so after the outbreak of COVID-19. Our response to the pandemic has been appreciated everywhere. We launched the biggest vaccination drive in human history with vaccines मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री इटसेल्फ। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ आने के लिए देश के नागरिकों की सराहना की थी। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोविड के विरुद्ध देश के नागरिकों की एकजुट लड़ाई सामान्य चेतना का एक उदाहरण है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। कोरोना संक्रमण की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का शुभारंभ किया गया था, जबकि बड़े पैमाने पर टीकाकरण की सुविधा के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। आकाशवाणी समाचार कोविड महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता को सबसे प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वास्तविक समाचार प्रदान करने के लिए सबसे आगे रहा है। आकाशवाणी मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने समाचार बुलेटिन की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि की और समय की जरूरत को पूरा करने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए समाचार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष श्रृंखला भी शुरू की। इन कार्यक्रमों में कोरोना जागरूकता श्रृंखला, दैनिक लाइव फोन इन कार्यक्रम, शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों और आम जनता के साथ कोविड महामारी के प्रकोप और संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। आकाशवाणी समाचार ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को टीके पहुंचाने को भी प्रमुख रूप से अपने कार्यक्रमों में शामिल किया। दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचान बनाने वाले भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए 2 लाख कोविड टीके उपहार में प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुतरश ने कोविड महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के नेतृत्व और दुनिया भर में कोविड टीकों की आवश्यक आपूर्ति के प्रयासों की सराहना की। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए भारत ने तीव्र गति से कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण उपायों को लागू किया। देश ने मार्च 2020 के आरंभ में ही कोविड महामारी के शुरू होते ही आपात खरीद प्रोटोकॉल लागू कर दिए थे। एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि सुव्यवस्थित केंद्रीय खरीद, सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक बाजार विकास, शुरुआती निर्यात प्रतिबंध और विनिर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को वित्त पोषण कुछ ऐसे उचित कार्य थे जिन्हें भारत ने कोविड महामारी के दौरान किया था। भारत कोविड-19 खरीद, चुनौती, नवाचार और सीख रिपोर्ट ने कोविड महामारी के प्रकोप से भारत की लड़ाई की सराहना की थी। रिपोर्ट में महामारी के महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। भारत ने स्वदेशी चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया। महामारी के विरुद्ध लड़ाई में भारत के कोरोना योद्धाओं ने सेवा परमो धर्म का मंत्र अपनाकर देश के लोगों की सेवा की है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो AIR का प्रोग्राम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और इस विषय पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवाल हमें मिल जाने चाहिए अक्टूबर 5 तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
ये आकाशवाणी है। 36वीं राष्ट्रीय खेलों के चौथे दिन सर्विसेज 24 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। एथलेटिक्स में सर्विसेज के गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ 28 मिनट 54.29 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड बनाया है। महिला वर्ग में महाराष्ट्र के संजीवनी जाधव ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 33 मिनट और 40.51 सेकंड में ये दौड़ पूरी की। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराया। इसमें महाराष्ट्र और हरियाणा ने कांस्य पदक हासिल किए। बैडमिंटन मिक्स्ड मुकाबले में तेलंगाना ने केरला को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में सर्विसेज 53 पदकों के साथ शीर्ष पर है। इनमें 24 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 12 कांस्य पदक हैं। उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। तमिलनाडु ने 12 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक हासिल किए हैं। बांग्लादेश में सिलहट के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मलेशिया ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 11 रन बना लिए हैं। मलेशिया ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज सवेरे भारतीय वायु क्षेत्र से गुजरते हुए ईरान के एयरलाइंस की उड़ान में बम होने की आशंका की सूचना मिली। महान एयर की उड़ान ईरान के तेहरान से चीन के ग्वांगझू जा रही थी। सूत्रों ने कहा है कि सूचना मिलने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उस विमान का पीछा किया और उसे जयपुर या चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरने की पेशकश की। हालांकि विमान चालक दोनों ही जगह पर विमान को मोड़ने का इच्छुक नहीं था। कुछ ही समय बाद तेहरान से बम की आशंका को नजरअंदाज करने की सूचना मिली। इसके बाद ईरानी एयरलाइंस की उड़ान ने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। सूत्रों ने कहा है कि समूचे भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरते समय इस विमान पर रडार से पूरी निगरानी रखी गई। सरकार ने आज उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को समाप्त कर इसका विलय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में करने को कहा गया था। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया है। कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आज देश भर में महाअष्टमी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन भक्त महागौरी के रूप में मां दुर्गा की पूजा करते हैं और कन्या पूजन भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कामना की है कि मां महागौरी सभी के जीवन में समृद्धि और सफलता लाएं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मां महागौरी का स्तुति पाठ भी साझा किया है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ मोहारूढ़ा अष्टभुजा सिंहारूढ़ा अष्टभुजा महागौरी यशस्विनी। देश में पढ़ने लिखने और किताबों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखन मार्गदर्शन योजना युवा के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा तथा उभरते लेखकों की बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए दूसरे संस्करण का आरंभ किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड आज राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाहों के विकास से संबद्ध विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दुर्गा पूजा के एक पंडाल में लगी आग में 5 लोगों की मौत और कई घायल।
निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया और महाअष्टमी आज देश भर में श्रद्धा तथा धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।